गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बलराम मीणा स्टीरियो साइंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन लेक्चर नंबर 7 वीडियो नंबर 7 की बात करने वाले हैं। बीएससी और बीएससी विद पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे थे। पेपर सेकंड अपना चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपन ने जहां तक पढ़ लिया उसके आगे आज बात करने वाले हैं फील्ड इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, क्षेत्र प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, आप लोगों को अगर फुल कोर्स खरीद पढ़ना है तो आप लोग स्टीरियो साइंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। चलो देखते हैं अपन आज क्षेत्र प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है। अपन ने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता क्या है। तो ये बोला जाता है, जिस तरह से अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया था कि कोई भी ध्रुवीय बंध होता था जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जुड़ा होता था जिसकी विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है, तो उस बंध के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ट्रांसफर हो जाते थे। तो एक पे पार्शियली नेगेटिव और एक पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो इस प्रकार का जो प्रभाव था उसको तो अपन ने बोला था प्रेरणिक प्रभाव। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की। तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, तो ये बोला जाता है कि वह प्रभाव जो अभिकारक की मांग पर उत्पन्न होता है। मतलब समझना है इसका, मैंने क्या बोला, अभिकारक की मांग पर उत्पन्न होता है और इसमें पाइबंद के जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे परमाणु पर। तो देखो इधर, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब कोई अभिकारक यहाँ पे आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, तो इस प्रकार के इफेक्ट में क्या होता है कि जब अभिकारक आता है तो अभिकारक की मांग पर इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे वाले परमाणु पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरी तरह से और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन C1 माने, इसको C2 माने। तो ये बोला जाता है कि एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कंप्लीटली जब पाइबंद के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाता है या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो अपन बोल सकते हैं डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस पर पूरा का पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, जिससे एक पे तो आ गया ऋण आवेश और एक पे आ गया धन आवेश। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बोलते हैं। और ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी, टेम्परेरी होता है, अस्थायी प्रभाव होता है। अभिकर्मक को हटा देने पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दो प्रकार के होते हैं, तो प्लस, इसको ई से दिखाते हैं तो प्लस ई और एक माइनस ई। तो प्लस ई और माइनस ई क्या होता है इसकी बात कर लेंगे, पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि यह एक अस्थायी प्रभाव होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये कैसा होता है? अस्थायी प्रभाव होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इसमें लिखना यह एक अस्थायी प्रभाव होता है जिसमें होता क्या, एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि पाइबंद वाला होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतः डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये भी ध्रुवण प्रभाव ही है, पोलराइज्ड है, इसमें एक प्लस और माइनस आता है तो इसको ध्रुवण प्रभाव बोलेंगे अपन, जो कि आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग पर कार्य करता है। मैंने ये तो बोला था कि वह प्रभाव जो अभिकारक की मांग पर उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बोलते हैं। और इसके अंदर पाइबंद का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है पूर्ण स्थानांतरित हो जाता है, जिससे एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह भी एक ध्रुवणता का प्रभाव है जो कि आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग पर कार्य करता है और इसे मुड़े हुए तीर द्वारा के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका संकेतक ई होता है। जैसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को आई से दिखा रहे थे, इसको ई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ई से। ये भी प्लस ई और माइनस ई होता है। तो प्लस ई और माइनस ई क्या होता है अपने देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक ए एटम है, एक दूसरा बी एटम है, तो यहाँ पर पूरे के पूरा जो इलेक्ट्रॉन युग्म है बी पर ट्रांसफर हो गया। रिएजेंट है अभिकर्मक की मांग पर, अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होता है, तो एक पे प्लस चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बोला जाता है। तो इस अभिक्रिया में मुड़े हुए तीर का निशान साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पूरे एक इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर बताता है, ये वाला तीर अभी अपन पढ़ेंगे अगली यूनिट के अंदर। ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखाता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को प्रदर्शित करता था। ये तीर पाई बंध के युग्म से शुरू होकर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण पर खत्म हो जाता है। यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर खत्म हो गया।
तो ठीक है, अगर ये डेफिनेशन लिखो तो ये वाली लिख लेना ना, वरना आप लोग लिखो, मैं लिखवाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आप लोग लिख देना कि वह प्रभाव जिसमें वह प्रभाव जो कि अभिकर्मक की मांग पर उत्पन्न होता है, अभिकर्मक की मांग पर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। यह एक अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें द्विबंध या त्रिबंध बंध से बंधित परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो जाता है। बंधित परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब मैं बता रहा था आप लोगों को ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। प्लस ई क्या होता है और माइनस ई क्या होता है, मैं आप लोगों को ये क्या होता है, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो देखो धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है क्या, आप लोगों को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और एक होता है अपना नेगेटिव या ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव उस प्रभाव को बोला जाता है जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अपन बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध युक्त जो परमाणु होता है उस पर जब कार्बन परमाणु हो चाहे ऑक्सीजन परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है, जब अपना पाईबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु पर ट्रांसफर होते हैं, जैसे मान लो इस पर हो गए और उसी पर अपना अभिकर्मक जुड़ जाए जिस पर ट्रांसफर हुए, जैसे यहाँ पर इस कार्बन पर CH2 पर हो गए ट्रांसफर और इसी पर आकर कौन जुड़ जाए, अपना अभिकर्मक, और अभिकर्मक कौन, अपना H+, ये जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है इसको तो बोला जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोबारा बता देता हूँ कि ऐसा प्रभाव जिसके अंदर पाईबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु पर ट्रांसफर हुए, तो इस पर ट्रांसफर हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है इसको तो बोला जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइनाइड रिएजेंट है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए, ऑक्सीजन पर जो रिएजेंट है इस ऑक्सीजन पर ना जुड़कर कहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोला गया। तो कुल मिला के ये होगा कि जिस कार्बन पर या जिस परमाणु पर बंध के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है या विस्थापन होता है उसी पर आकर अभिकर्मक जुड़ जाता है तो धनात्मक, और उस पर ना जुड़कर पास वाले पर जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसको बोलते हैं कि जब बहुबंध युक्त इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन किसी परमाणु या समूह पर होता है और उस पर अभिकर्मक जुड़ जाता है, किस पर, जिस पर ट्रांसफर होता है, उस पर जिस पर ट्रांसफर होता है। उसको क्या बोला गया, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, अगला देखो ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में मैंने बोला जब बहुबंध युक्त इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन जिस परमाणु पर होता है उससे अभिकर्मक ना जुड़े, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन पर हो गया और ऑक्सीजन पर ना जुड़ा तथा पास वाले परमाणु पर जुड़ जाए, और अभिकर्मक किस पर जुड़ गया, कार्बन पर, पास वाले परमाणु पर जुड़ जाए, तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं फील्ड इफेक्ट की। ठीक है, क्षेत्र प्रभाव की, कि क्षेत्र प्रभाव होता क्या है इसको समझ लो आप लोग अच्छे से, इंपॉर्टेंट है क्षेत्र प्रभाव।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है। तो ये बोला जाता है कि फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, पर दोनों को मापना बहुत कठिन कार्य है कि अपन ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर इस फील्ड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये बोला जाता है कि वह प्रभाव जो किसी अणु में उपस्थित अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है और उसका जो वातावरण होता है, उसका क्षेत्र होता है, किसी भी अणु का जो क्षेत्र होता है उस पर डिपेंड करता है। अपन बोल सकते हैं कि उसका जो अंतरिक्षीय वातावरण हो सकता है, या अपन बोल सकते हैं विलायकीय वातावरण हो सकता है, उस पर अगर डिपेंड करता है तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है इसको क्षेत्र प्रभाव अपन बोलते हैं। और क्षेत्र प्रभाव अपन को पता है अणु की ज्यामिति पर निर्भर करेगा, जबकि जो अणु की ज्यामिति पर डिपेंड करता है, जबकि जो तुम्हारा प्रेणिक प्रभाव है, प्रेणिक प्रभाव के लिए बोला जाता है कि ये बंध की जो बॉन्ड होता है तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है, बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपन देखते थे ध्रुवीय बंध है या अध्रुवीय बंध है, तो वहाँ ये बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसको ऐसे तो नहीं समझ सकते क्षेत्र इफेक्ट को अपन क्षेत्र प्रभाव पर, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। कि मान लो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जाम्पल डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा आराम से, तो इस डायग्राम को समझो आप लोग। इस डायग्राम में क्या समझना है कि ये दोनों परमाणु में आप लोगों को सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा होगा, सब के सब परमाणु एटम सब एक जैसे जुड़े हुए हैं, बस एक ये दोनों आपस में आइसोमर बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमर बोला जाता है। सिर्फ अंतर आप लोगों को या तो दिख गया होगा या नहीं दिख रहा हो तो मैं बताता हूँ। इसको ए आइसोमर और ये एक बी आइसोमर है। इस पर जो दोनों क्लोरीन जुड़े हुए ये इसकी साइड है, और यहाँ पर ये जो दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे दूर की साइड है। इतना इफेक्ट है। अब आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूँगा इसमें हो क्या रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्षेत्र प्रभाव दिखता है। तो क्षेत्र प्रभाव कैसे दिखेगा, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर एसिडिटी चेक करें अपन, अम्लता चेक करें, तो अम्लता का मान आप लोग देखो pKa दे रखा है। इस फर्स्ट वाले का pKa दे रखा है 6.07 और इसका pKa दे रखा है 5.67। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जिसका pKa का मान ज़्यादा होता है उसकी अम्लता कम होती है, और जिसका pKa का मान कम होता है उसकी अम्लता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर A वाला है, इसका pKa 6.07 है, तो ये कम अम्लीय होगा और ये ज़्यादा अम्लीय है। तो इसको अपन क्षेत्रीय प्रभाव के द्वारा समझ सकते हैं। किसके द्वारा? क्षेत्रीय प्रभाव के द्वारा। अब क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफेक्ट के द्वारा कैसे समझेंगे आप लोग को मैं इतना बताना चाहूँगा। तो आप लोग ये है, इस कार्बन पर अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ तो आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, या इसका -I इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? -I इफेक्ट। अब यहाँ पर जब ये H+ देगा, कौन? A वाला जब H+ देगा तो H+ देने के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है मैंने कल ही बताया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों को मैंने बताया होगा कार्बोक्सिलेट आयन की अम्लता। तो ये बोला जाता है कि जो -I इफेक्ट इस कार्बोक्सिलेट ये कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी अम्लता को, ये अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी को कम कर देता था। कल वहाँ बताया था मैंने। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ रिफल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा? ये जो H+ है ना आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा। H+ आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका -I इफेक्ट लगता है, और -I इफेक्ट लगने की वजह से ये आसानी से H नहीं दे पाएगा। तो ये कम अम्लीय होता है। मैंने इसके लिए ये बात बोल दी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो B वाला, उसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अगर एसिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एसिडिटी की अपन जब बात करते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये दूर की साइड है, और जब ये दूर की साइड होगा तो इसमें रिफल्सन इतना नहीं होगा। तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा, जिससे इसकी अम्लता का मान बढ़ जाएगा। और ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है? क्षेत्रीय प्रभाव पर। तो आइसोमर A कम अम्लीय होता है जबकि आइसोमर B ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ये किसकी वजह से समझेंगे अपन? तो ये फील्ड इफेक्ट का ही एक रीज़न होता है कि फील्ड इफेक्ट की वजह से ये कम अम्लीय होता है और ये ज़्यादा अम्लीय होता है। तो मैंने इसको जो मैंने बातें बोली है वो मैंने यहाँ लिख दी है
कि वह प्रभाव जो किसी अणु में उपस्थित अणु के चारों तरफ के वातावरण, अब वातावरण कौन सा हो सकता है, अंतरिक्षीय या विलायक अणुओं के द्वारा होता है, ये किसी बंद द्वारा प्रसारित नहीं होता। क्षेत्र इफेक्ट, क्षेत्र प्रभाव और प्रेरक प्रभाव को अपन आसानी से नहीं माप सकते कि क्षेत्रीय प्रभाव ज़्यादा है या इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। ये बोला जाता है कि जो क्षेत्र प्रभाव होता है वो अणु की जो ज्योमेट्री होती है, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उस पर डिपेंड करता है, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बंध की प्रकृति या नेचर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग लिख लेना है, हेडिंग डाल के क्षेत्र प्रभाव, यहाँ से हेडिंग डालना, उसमें लिखना है कि वह प्रभाव जो किसी अणु में उपस्थित अणु के चारों तरफ के वातावरण, अंतरिक्षीय या विलायक अणुओं के द्वारा होता है, ये किसी बंध द्वारा प्रसारित नहीं होता। ये कौन क्षेत्र प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव व प्रेरक प्रभाव को आसानी से नहीं मापा जा सकता। क्षेत्र प्रभाव अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है, जबकि प्रेरक प्रभाव बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो एग्जाम्पल अपन ने समझा था उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि समावेवी ए और बी में, ये देखो आप लोग को मैं बताता हूँ दोबारा, ये वाला है ए और बी जो अपन ने देख लिया। समावेवी ए और बी में क्लोरीन परमाणु का प्रेरक प्रभाव माइनस सी प्रभाव CO समूह पर एक जैसा है, जो कार्बोक्सिलिक है उस पर एक जैसा है, क्योंकि समान बंध है, दोनों के अंदर बॉन्ड समान है, कार्बन और क्लोरीन वाला बंध है, किंतु आइसोमर ए और आइसोमर बी में क्षेत्र प्रभाव अलग अलग है। तो देख लो एक बार आप लोग, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इधर की साइड है, जबकि इसमें क्लोरीन इधर की साइड है, तो इसके नज़दीक है इसमें तो, और इसमें थोड़ा दूर है, तो इसका जो क्षेत्रीय प्रभाव होगा वो अलग अलग होगा, और क्षेत्रीय प्रभाव अलग अलग होने की वजह से इनकी अम्लता का मान भी अलग अलग होगा, अधिक नज़दीक और बी से दूर है। यदि समावेवी ए और बी की अम्लता की तुलना की जाए तो समावेवी ए कम अम्लीय होता है और समावेवी बी अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण क्षेत्र प्रभाव है। तो क्षेत्रीय प्रभाव में अपन क्या देखते हैं कि वास्तव में होता यह है कि जब समावेवी ए प्रोटॉन त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन में बदलता है, देखो इधर मान लो ये वाला आइसोमर है ए वाला, ये जब H निकाल देगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला प्रोटॉन त्याग कर जब कार्बोक्सिलेट आयन में बदलता है तो क्षेत्र प्रभाव के कारण क्लोरीन परमाणु इस कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी कर देता है। अस्थायी क्यों करता है, रिपल्सन होगा माइनस माइनस में, जिससे प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, और जब प्रोटॉन ही आसानी से नहीं निकल पाएगा तो अम्लीयता कम हो जाएगी। जबकि समावेवी बी में क्लोरीन परमाणु दूर होने के कारण, दूर है ये क्लोरीन परमाणु, दूर होने के कारण अपने क्षेत्र प्रभाव द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाता, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन स्थायी रहता है और आसानी से प्रोटॉन त्याग पाता है। अतः समावेवी बी अधिक अम्लीय है और ए कम अम्लीय होता है। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है दोनों, और इस एग्जाम्पल को आप आसानी से समझा सकते हो। तो यहाँ लिख देना ये आइसोमर ए और आइसोमर बी, समावेवी ए तथा बी दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, दोनों में क्लोरीन परमाणु का क्षेत्रीय प्रभाव अलग अलग था। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी बातें आपके समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, धन्यवाद।